प्यारे बच्चों, आज के क्लास में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। बच्चों, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कौटिल्य का युद्ध दर्पण। ठीक है, ये चूँकि बड़ा चैप्टर है, ये माना जाए, जैसे हमने बताया था आप लोगों को कि ये जो है आप लोगों के सब्जेक्ट के सभी चैप्टरों में सबसे बड़ा चैप्टर है। ये है कौटिल्य का युद्ध दर्पण। आज हम लोग पढ़ेंगे कौटिल्य के युद्ध दर्पण का शेष भाग। ठीक है, अभी हम लोग इसके पहले के अंक में, इसके पहले के वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे बच्चों, ये विदेश नीति को कार्यान्वित करने के तरीके। संभवतः सबकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार हम इसको रिपीट कर देते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे साम, दाम, भेद, दंड। ठीक है बच्चों, साम का मतलब होता है, विदेश नीति का मतलब होता है एक राज्य का दूसरे राज्य से अपनी नीतियों को संचालित करना। एक राज्य का दूसरे राज्यों के साथ अपनी नीतियों को संचालित करना, या यूँ मानिए कि जैसे एक राज्य का किसी दूसरे से जो भी कार्य हो उसको अपनी इच्छाओं के अनुरूप उसको चलाना। ठीक, तो जैसे एक राजा का किसी दूसरे राज्य से कोई ज़रूरत पड़ गई, दूसरे राज्य से कोई काम पड़ गया, तो इसमें इन्होंने बताया है कि अपनी नीतियों को हम किस प्रकार कार्यान्वित करेंगे, या विदेश नीति को कार्यान्वित किस प्रकार करेंगे, या अपनी नीतियों को अपने दूसरे राजाओं से किस प्रकार उसका पालन हम कराएंगे। इसमें पहले इन्होंने कहा है साम नीति, पहले समझाना बुझाना, अपना कार्य सिद्ध करना। इससे ना हो तो फिर दूसरा नंबर आ जाता है दाम नीति। दाम का मतलब होता है कीमत देकर, या प्रलोभन देकर, या लालच देकर, कुछ भी समझ लीजिए आप लोग। जैसे हम लोग कोई भी कार्य किसी मित्र से कराते हैं, अगर वो नहीं करता है तो कहते हैं भैया पैसा ले लो उसका, कहते हैं ना। ठीक है, कोई भी चीज़ किसी से चाहते हैं, पहली बात तो हम मानते हैं कि वैसे मिल जाए, अच्छी बात है, लेकिन जब नहीं मिलने की संभावना होती और हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, अत्यंत महत्वपूर्ण, ठीक है, तो फिर हम यही कहते हैं कि ऐसा करो भैया पैसा ले लीजिए। तो इसी तरह राज्यों से भी अपनी बात मनवाने के लिए समझाने बुझाने की नीति, फिर दाम की नीति। ठीक है, उसके बाद अगर भेद की नीति अपनाते हैं, भेद की नीति को क्या कहते हैं हम, एक प्रकार से राज्य को कमज़ोर करने की नीति या तोड़ फोड़ करने की नीति। ठीक है, हम लोग अपना कार्य कराने के लिए भेद की नीति क्या कहेंगे, उससे किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति पे दबाव डलवाएंगे। तो इसमें दबाव वाली रणनीति क्या अपनाई जाती है कि राज्य के अंदर तोड़फोड़ कराइए, अराजकता फैलाइए, दंगा कराइए। ठीक है, तो इससे जो है वो कमज़ोर हो जाएगा। कमज़ोर होने के बाद हो सकता है आपकी बात मान ले। अंत में अगर इसके बावजूद भी अगर काम नहीं चलता तो अंतिम विकल्प है बच्चों क्या, अटैक। सब प्रयास असफल हो जाए तो सीधे आक्रमण कीजिए और जबरन छीन लीजिए। यही है, क्योंकि हमारा कार्य चलने वाला नहीं है। मानवता में तो मानवता हो सकती है, लेकिन राज्य में सब जायज़ होता है। ठीक है, अत्यंत महत्वपूर्ण राष्ट्रहित होता है और हित के लिए हर प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। ठीक, और समरथ को नहीं दोष गोसाई, ऐसा तुलसीदास जी ने भी कहा है रामायण रामचरितमानस में। चलिए बच्चों, तो ये चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कौटिल्य के युद्ध दर्पण का शेष भाग में राज्य सिद्धांत, राज्य संबंध। ठीक है बच्चों, इसमें जो है कौटिल्य ने एक राज्य का अन्य राज्यों से किस प्रकार संबंध होता है, या एक राज्य दूसरे राज्यों से किस तरह संबंधित होता है, इसका वर्णन इन्होंने किया है, जिसे मंडल सिद्धांत कहा जाता है। बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये मंडल सिद्धांत। ठीक है, इसे कौटिल्य का मंडल सिद्धांत कहा जाता है। ये पूछा भी जाता है आप लोगों की परीक्षाओं में, लगभग हर बार पूछा जाता है। ठीक है, मंडल सिद्धांत किसका है। ठीक है, मंडल सिद्धांत का वर्णन कौटिल्य ने किस ग्रंथ में किया है, तो ग्रंथ इनका कौटिल्य का है, आप लोगों को पहले ही बता दिए हैं, अर्थशास्त्र। ठीक है, चलिए मंडल सिद्धांत के बारे में हम और जानकारी लेते हैं। मंडल सिद्धांत में इन्होंने 12 राज्यों को शामिल किया है। ये भी प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। मंडल कितने राज्यों का समूह है, 12। ठीक है, इसे जिसमें जो 12 राज्य होते हैं।
ठीक है। राज्य के जो हेड होते हैं, राजा होते हैं, उनसे संबंधों का इसमें इन्होंने वर्णन किया है। इन्होंने केंद्र में किसको रखा है? एक ऐसे राजा को जिसे विजिगीष कहा जाता है, एक प्रकार से ऐसा राजा जिसकी विजय की इच्छा हो, विजय की इच्छा रखने वाला एक महत्वाकांक्षी राजा। बच्चों, इसमें इन्होंने 12 राज्यों का वर्णन किया है और केंद्र में विजिगीष को रखा है। पूछा जाता है ये प्रश्न भी, ठीक है। केंद्र भी कहा जाता है और केंद्रीय राजा को विजिगीष की संज्ञा इन्होंने दी है, जिसको एक प्रकार से ये विजय की इच्छा रखने वाला राजा होता है। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसको पढ़ने के पहले हम एक चित्र बना लेते हैं। बच्चों, आप लोग उस चित्र को पहले बना लीजिएगा, तभी आप लोगों के समझ में आएगा। अब इसमें जो ये चित्र है ये इस प्रकार रहेगा। ये राज्यों के चित्र हैं, अलग अलग इसमें आप लोग गिनती कर लीजिए। 12 राज्य हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। इसकी नंबरिंग आप लोग कर लीजिए बच्चों। सबसे पहले केंद्र की नंबरिंग आप लोग कर लीजिए। ये है विजिगीष 1 नंबर। इसमें ये भी देख लीजिए, ये जो है इस तरफ ये है अग्रभाग, अग्र राज्य हैं, सामने के राज्य, अग्र राज्य, ठीक है बच्चों। ये हैं पृष्ठ राज्य यानी पीछे के राज्य, पृष्ठ राज्य। ये बच्चों अग्रराज्य यानी आगे के राज्य हैं, किसके? विजिगीष के। ये जो है पीछे के राज्य हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। आप लोग पहले बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा, तभी समझ में आएगा, ठीक है। 1 नंबर पे विजिगीष, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बच्चों आप लोग चित्र देख रहे हैं और इसी तरह आप लोग नंबरिंग कर लेंगे। जब आप लोग नंबरिंग कर लेंगे उसके बाद फिर जो है जो हम आपको बताएंगे तब आप लोगों के समझ में आएगा। इसमें जो प्रमुख सिद्धांत है कौटिल्य के, इस जो है मंडल सिद्धांत का सिद्धांत है, इसमें प्रमुख बात ये है कि जिन राज्यों की सीमाएं आपस में मिलती हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों, जिन राज्यों की सीमाएं आपस में मिलती हैं उनके बीच में कभी मित्रता नहीं हो सकती, ठीक है। उदाहरण बहुत सारे हैं, जैसे भारत की सीमाएं बांग्लादेश से मिलती है, बहुत अच्छी मित्रता नहीं है। पाकिस्तान से मिलती है, कोई मित्रता है ही नहीं। चीन से मिलने लगी है, वो भी कोई मित्रता नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में इन्होंने संबंधों को इसी तरह निर्धारित किया है कि ये केंद्रीय राजा का अन्य राज्यों से कैसा हमारा रिश्ता होगा। रिश्ता यानी हमारे मित्र हैं कि शत्रु हैं, केवल इतने पे बच्चों ये पूरा मंडल सिद्धांत ही टिका है। जैसे हमारे मित्र हैं, जैसे पड़ोसी राजा हमारा शत्रु हुआ तो उसका जो शत्रु हुआ उसका पड़ोसी हो गया, तब उसका जो शत्रु हुआ तो हमारा मित्र हुआ ना, क्योंकि हमारे शत्रु का शत्रु है वो मित्र है हमारा। उसके बाद हमारे शत्रु के मित्र का मित्र राज्य, ऐसे ऐसे इसमें इन्होंने वर्णन किया है। इतना ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो प्रमुख सिद्धांत है ये इसी पर निर्भर है कि जिन राज्यों की सीमाएं आपस में मिलती हैं उनके बीच में कभी मित्रता नहीं हो सकती। खास करके ऐसा राजा जिसकी जो है विजय की इच्छा रखने वाला, जिसकी विजय की महत्वाकांक्षा हो, जो अपने क्षेत्र का विस्तार करने वाला हो। वैसे भी हम लोग बच्चों देखते हैं, अगर पड़ोस में कोई भी हम लोगों का जो विवाद होता है पड़ोसियों से ही होता है। जिनका हमारे खेतों के बगल में खेत होता है उनसे विवाद होता है, हमारे घर के बगल में जिनका घर होता है उनसे विवाद होता है, इसलिए कि या तो वो हमारी तरफ थोड़ा बहुत बढ़ते हैं या तो हम उनकी तरफ बढ़ते हैं। जिसमें विवाद तो ज़रूरी है, विवाद निश्चित होगा, इसमें कोई नई बात नहीं है, ठीक है। जैसे खेतों में होता है, क्या करते हैं, कोई मेड़ काट रहा है, आपकी तरफ बढ़ रहा है, बगल में आपकी बाग है, तो बाग में तो अक्सर जो है खेत बढ़ ही जाता है, कोई कहने की बात नहीं है, तो वो भी विवाद का ही एक कारण बन जाता है। तो यही है, जिनकी आपसे कोई
जिनकी आपसे नज़दीकी होगी, जो आपसे सीमाएं मिली होंगी, खेत मिला होगा आपसे, खेतों की सीमाएं होंगी, घर की सीमाएं आपसे बगल में होंगे, उन्हीं से विवाद ज़्यादा होता है। तो उसी तरह राज्यों की बात है, राज्यों में तो मान लीजिए एक राजा को, विजय की इच्छा रखने वाले राजा को अपना विस्तार करना पड़ता है। तो विस्तार के लिए वो कहाँ जाएगा? उड़ के दूसरे स्थान पे थोड़ी नहीं जाएगा, पहले पड़ोसी राज्यों पर अटैक करेगा। तो अटैक के लिए कोई दोस्ती थोड़ी चाहिए। अगर दोस्ती भी होगी और उसके राज्य पे आप कब्जा करेंगे तो दुश्मनी तो हो ही जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इन्होंने पहले से ही वर्णन कर दिया है कि अगर विजय की इच्छा है तो पड़ोसी से दोस्ती नहीं हो सकती, क्योंकि आप विजय के लिए आसमान से उड़ के तीसरे देश पे आक्रमण नहीं करेंगे। पहले अपना क्षेत्र विस्तार पड़ोसी राजाओं से ही शुरू करेंगे, चाहे आगे का पड़ोसी हो, चाहे पीछे का हो, चाहे दाएं का हो, चाहे बाएं का हो। ठीक है बच्चों, तो इन्होंने इसमें कहा है। चलिए अब इसको हम देख लेते हैं संबंधों के आधार पर। देखिए, पहला नंबर है बिजिगीफ, जिसे कहा जाता है एक विजय की इच्छा रखने वाला महत्वाकांक्षी राजा। इसे बोला जाता है केंद्र। पूरा संबंध इसी के इर्द गिर्द जो है आपका घूमेगा, और इसी राज्य से, इसी केंद्र से संपूर्ण राज्यों को, संबंध को उन्होंने निश्चित किया है अपने मंडल सिद्धांत में। ठीक है, अब देखिए दूसरे नंबर का जो राजा होता है उससे कहा गया है अरि। अरि माने होता है शत्रु, क्योंकि दूसरे नंबर पर आप लोग चित्र में देख लीजिएगा, उसका जो है बिजिगीफ से सीमाएं उसकी मिल रही हैं। ठीक है, और जिनकी सीमाएं मिल रही हैं वो हो गया शत्रु। ये आगे के भाग का, अग्रभाग पश्च भाग हमने आपको दिखा दिया है। तो ये आगे का जो है बिजिगीफ का शत्रु राज्य होगा। ठीक है, तीसरे नंबर पर है मित्र। मित्र इसको क्यों कहा गया है? अब आप लोग चित्र में देखिएगा, बिजिगीफ के जो शत्रु है उसकी सीमाएं जो है उससे मिल रही हैं तीसरे नंबर वाले के राज्य की। तो जब बिजिगीफ के शत्रु का मित्र, वो शत्रु का भी शत्रु होगा, उनके दुश्मन का दुश्मन होगा, तो जो हमारे दुश्मन का दुश्मन है वो तो हमारा मित्र हुआ ना। बच्चों समझ में आया? हमारे दुश्मन का जो दुश्मन होगा वो तो हमारा मित्र होगा ना। अरे भाई, हमारे अपने दुश्मन से युद्ध है और उसका अपने दुश्मन से युद्ध है। जब दोनों का दुश्मन एक ही है तो दोनों में मित्रता संभावी है। ठीक, तो ये मित्र हो गया बिजिगीफ के अग्रभाग का मित्र राज्य। कैसा मित्र? शत्रु का शत्रु है तो अपना वो मित्र है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, दिमाग लगा के समझिएगा, थोड़ा सा मन स्थिर करिएगा तभी समझ में आएगा। सिद्धांत हमने जो बता दिया है उसी पे आप लोग ध्यान देंगे तो सारा रिश्ता ही समझ में आ जाएगा, रिश्ता ही समझ में आ जाएगा। चलिए चौथे नंबर पर जो है वो क्या है? अरिमित्र। अब देखिए, वो शत्रु का मित्र है, क्योंकि जो अरि जो है, अरि मतलब जो दूसरे नंबर का राजा है उसके वो शत्रु का मित्र। आप रिश्ते निर्धारित करेंगे तो वो शत्रु का मित्र राज्य आपसे आ जाएगा। लेकिन सिद्धांत तो वही है कि पड़ोसियों के बीच में कभी दोस्ती नहीं हो सकती। इसी सिद्धांत को आप मानेंगे तो आप निश्चित हो जाएगा कि कौन मित्र है, कौन मित्र का मित्र है, कौन हमारे शत्रु का मित्र है, कौन हमारे शत्रु के मित्र का शत्रु है, कौन हमारे शत्रु के मित्र का मित्र है। तो इसी तरह निश्चित हो जाएगा। तो आप लोग ढंग से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अरिमित्र जो है ये बिजिगीफ के अग्रभाग के शत्रु का मित्र राज्य है। ठीक है, इसे कहा है अरिमित्र। पांचवें नंबर पर मित्र। ये देखिए बिजिगीफ के अग्रभाग के मित्र का मित्र राज्य है, अर्थात मित्र के जो बगल वाला उसका शत्रु है उसका भी वो शत्रु है, तो वो मित्र का मित्र हो गया। उसी तरह दो ही सिद्धांत इसमें हैं, पड़ोसी राज्य से मित्रता नहीं हो सकती। ठीक है, और जो हमारे शत्रु का शत्रु है वो हमारा मित्र है। ठीक है बच्चों, इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसी पे इनका मंडल सिद्धांत टिका हुआ है, और इसके अतिरिक्त इन्होंने दो राज्यों का अन्य में वर्णन जो किया है वो दोनों कुछ अलग ही हैं। चलिए छठवां नंबर है अरिमित्र। ये है बिजिगीफ के अग्रभाग के शत्रु के मित्र का मित्र राज्य। ठीक है, सातवें नंबर पर देख लीजिए बच्चों, ये पृष्ठ भाग में आ जाते हैं हम लोग। पार्श्विण ग्राह, इसे कहा गया है पार्श्विण ग्राह। ये क्या है? बिजिगीफ के पृष्ठ भाग का यानी पीछा का
फत्रु राज्य, क्योंकि बिजगीफ से सीमाएँ मिल रही हैं, केंद्र से सीमाएँ मिल रही हैं, इसलिए ये भी उनका फत्रु हुआ। पृष्ठभाग का फत्रु, अग्रभाग का फत्रु, अग्रभाग का अरि, पृष्ठभाग का पार्श्विण ग्राह। ये पूछा जाता है बच्चों कि पृष्ठभाग के फत्र को क्या कहा जाता है, कौटिल्य ने क्या कहा है, ध्यान दीजिएगा। 8वें नंबर पर आ जाते हैं, इसको बोला जाता है आक्रंद। ये है बिजगीफ के पृष्ठभाग का मित्र राज्य। मित्र का मतलब पार्श्विण ग्राह से उसकी सीमाएं मिलती हैं, तो पार्श्विण ग्राह जब शत्रु हो गया, दुश्मन हो गया, तो वो तो दुश्मन का भी दुश्मन है, तो अपना मित्र हो गया, बिल्कुल अग्रभाग की तरह। लेकिन उसको पृष्ठभाग के मित्र को बोला जाता है आक्रंद, अग्रभाग के मित्र को बोला जाता है मित्र। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पार्श्विण ग्राह पार, ये क्या है? ये जो है आप सीमाओं पर उनके ध्यान देंगे। ये क्या है? बिजगीफ के पृष्ठभाग के शत्रु का मित्र राज्य, यानी पार्श्विण ग्राह का मित्र। ठीक है। 10वें नंबर पर आक्रंद फार, ये क्या है? बिजगीफ के पृष्ठभाग के मित्र का मित्र राज्य। ठीक है। जैसे मित्र मित्र, अग्रभाग का रिश्तेदार, अग्रभाग का जो संबंध है वो मित्र मित्र है, तो पृष्ठभाग का है आक्रंद फार। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग 11 नंबर पे पहुंचते हैं। ये दोनों राज्य 11 और 12, ये दोनों कुछ अलग स्वभाव के हैं। 11 और 12, इसमें 11 जो होता है ये है मध्यम, और 12 जो है उसको कहा जाता है उदासीन। देखिए इसमें जो है जो 11 नंबर का राज्य होता है, ये एक छोटा सा राज्य होता है, जो कि दो शक्तिशाली राज्यों के बीच में होता है। दो शक्तिशाली राज्यों के बीच में एक ऐसा राज्य जो दोनों से ही अपना अच्छा संबंध बनाए रखे, ठीक है, दोनों से ही अपना लाभ ले, दोनों से मित्रता बनाए रखे। किससे? दोनों पड़ोसी ताकतवर राज्यों से, शक्तिशाली राज्यों से वो मित्रता बनाए रखे। ठीक है। इसे जो है कहा जाता है बफर स्टेट या अंतस्थ राज्य। ठीक है। अंतस्थ राज्य कौन कौन से हैं? इसे देखा जाए तो जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर कश्मीर आज़ाद होता तो कश्मीर की स्थिति जो है एक अंतस्थ राज्य की ही होती। अगर जो है वर्तमान समय में भूटान को ले लीजिए, भूटान जो है भारत और चीन के बीच में एक अंतस्थ राज्य है। ठीक है। इस समय अगर तिब्बत पर चीन ने कब्जा जब तक नहीं किया था, तब तक तिब्बत भी भारत और जो है चाइना के बीच में एक अंतस्थ राज्य था। नेपाल को ले लीजिए, भारत और चीन के बीच में नेपाल भी एक अंतस्थ राज्य या बफर स्टेट था। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अक्सर जो है ये छोटा सा जो राज्य होता है वो दोनों राष्ट्रों से अपना संबंध अच्छा बनाए रहता है, दोनों से लाभ लेता है। ठीक है। और दोनों की बातें सुनता है, दोनों से अच्छा संबंध इसका बना रहता है। इसे जो है बफर स्टेट का दर्जा दिया जाता है, और दोनों राज्य मिलकर इसको बफर स्टेट का दर्जा देते हैं। अगर उस पर कोई भी राज्य अगर एक अटैक करता है तो दूसरा राज्य पर ही अटैक माना जाता है। यही उसका जो है दुश्मनी की एक प्रकार से ये कसौटी होती है कि अगर ये बफर स्टेट सुरक्षित नहीं तो समझ लीजिए कि हम भी सुरक्षित, दूसरा राज्य भी सुरक्षित नहीं। ठीक है बच्चों, ये क्या करता है बफर स्टेट? ये दोनों ताकतवर राज्यों को युद्ध से बचाता है। ठीक है। भारत और चीन के बीच में दोनों को चूँकि सामने आने नहीं देता है, दोनों के बीच में छोटा सा राज्य पिसता रहता है। पिसता क्या रहता है? दोनों के राज्य बीच के एक छोटा सा राज्य रहता है जो दोनों को सामने नहीं आने देता और दोनों के बीच में युद्ध नहीं होता। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? नेपाल का उदाहरण, तिब्बत का उदाहरण, और कश्मीर का उदाहरण, और जो है भूटान का उदाहरण हमने आपको दे दिया। ठीक। चलिए 12 नंबर जो है ये कुछ अलग से है, उदासीन। उदासीन किसको बोलते हैं? एक सन्यासी राजा समझ लीजिए, एक महात्मा राजा जिसको कह सकते हैं। ये क्या होता है? सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है।
लेकिन किसी से इसको कोई डर भी नहीं होता, लेकिन इसके अंदर कोई इच्छा भी नहीं होती। इच्छाओं में क्या होता है भाई, अपना क्षेत्र विस्तार करना, किसी अन्य राज्य पे कब्जा कर लीजिए, अपने क्षेत्र को बढ़ा लीजिए, मान बढ़ाई सब कुछ कमाइए, यश फैलाइए अपना, ठीक है, दुनिया में आतंक फैला दीजिए, ये चीज़ें होती हैं इच्छा। तो एक ऐसा महात्मा राजा, ऐसा एक सन्यासी राजा, जो बिना निर्मोही राजा भी कह सकते हैं इसको किसी चीज़ से कोई मोह नहीं होता, ये ताकतवर होता है, किसी से कोई डर नहीं होता, ताकतवर होता है लेकिन इसकी कोई इच्छा भी नहीं होती, इसे उदासीन कहते हैं। ठीक है बच्चों, उदासीन राजा इस प्रकार होता है। तो ये हो गया बच्चों कौटिल्य का मंडल सिद्धांत। एक बार में समझ में ना आए तो एक बार 2-3 बार सुनिए, कई बार सुनिए आप, लेकिन हाँ सिद्धांत 2 ही कार्य करेगा इसमें। सीमाओं पे आप ध्यान दीजिएगा, उसके बाद रिश्ता इसमें जो है केंद्र से निर्धारित कर दीजिए, वही है। इसमें सिद्धांत 2 कार्य करेंगे, कौन सा? पड़ोसी राज्यों से पड़ोसी राज्यों में कभी दोस्ती नहीं हो सकती, पड़ोसी राज्य का मित्र नहीं शत्रु होता है, और शत्रु का शत्रु भी मित्र होता है। ठीक, इतना ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है राज्य के प्रमुख तत्व। राज्य के तत्व, कौटिल्य ने जो है राज्य के तत्वों में इन्होंने जो वर्णन किया है उसे बोला जाता है सप्तांग सिद्धांत। सप्तांग सिद्धांत, सप्तांग का मतलब होता है 7 अंग। ठीक है, इन्होंने 7 तत्वों का वर्णन किया है राज्य के प्रमुख तत्वों में। इसमें पहला है राजा, ये राज्य का प्रमुख तत्व। जैसे शरीर का प्रमुख तत्व क्या है? हेड। अगर हेड शरीर से गायब कर दिया जाए, ठीक है बच्चों, तो राज्य का कोई अस्तित्व नहीं। अगर हेड नहीं तो समझ लीजिए पूरा शरीर मृत। जैसे सर काट दिया जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, वैसे ही अगर राजा को मार दिया जाए तो समझ लीजिए कि राज्य का भी अंत हो जाता है। फिलहाल इसमें जो है जो राज्य के प्रमुख तत्वों में इन्होंने कहा है वो है राजा जो है ये नंबर 1 पे है। ये है राज्य का सिर। राज्य का सिर, तो इसको तो ताकतवर होना चाहिए, सुरक्षा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, हर तरह से अच्छा होना चाहिए। ठीक है, इसलिए राजा के लिए इन्होंने कहा है कि राजा को कुलीन यानी उच्च कुल का होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए, साहसी हिम्मती होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए, अर्थात कोई भी निर्णय धैर्य के साथ ले, कोई भी कार्रवाई धैर्य के साथ करे। दूरदर्शी का मतलब होता है कि आज ही जो है आज की परिस्थितियों को देखकर वो कल का आकलन कर ले, आने वाले कल का, और युद्ध कला में निपुण होना चाहिए। ठीक है, हेड जो है राज्य का वो मजबूत होना चाहिए। बच्चों एक चीज़ और इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें जो प्रश्न खास करके पूछा जाता है इस तरह पूछ सकते हैं कि राज्य के सप्तांग सिद्धांत का वर्णन किसने किया है। ठीक है, या सप्तांग सिद्धांत किसकी देन है, या कौटिल्य ने राज्य के कितने तत्वों का वर्णन किया है, 7 तत्वों का। ठीक है, या इस प्रकार प्रश्न पूछ सकता है कि कौटिल्य ने सिर की तुलना किस अंग से की है, या राजा की तुलना शरीर के किस अंग से किया है। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान दीजिए, इस तरह आपका प्रश्न पूछा जाएगा। चलिए, तो राजा हो गया हेड। दूसरे नंबर पर हैं अमात्य या मंत्री जी। अब देखिए मंत्री का कार्य क्या होता है। अब जैसे देखिए बच्चों, आज के समय में जो राजा का स्थान है वही होता है राष्ट्रपिता और राष्ट्रपति। जो मंत्री होते हैं वही है प्रधानमंत्री, राज्य का प्रधानमंत्री। और ये विभिन्न जो है अपने मंत्रिपरिषद के माध्यम से हर क्षेत्रों पे निगरानी ये करते रहते हैं, हर क्षेत्रों का विकास कराए रहते हैं, जिसे बोला जाता है मंत्री परिषद। तो उस समय क्या होता था, राज्य की अमात्य या मंत्री जो होते थे एक ही होते थे, वो जो है राजा की आँख कहा जाता है, अर्थात राज्य की आँख। जैसे शरीर की आँख होती है, आँख क्या करती है, आँख जो है चारों तरफ टकटकी लगाए देखती रहती है, हर चीज़ें देखती है, वातावरण में जो कुछ भी घटनाएं हो रही हैं आँख सब कुछ देखती है। जैसे हम लोग देख रहे हैं, आसमान देख रहे हैं, पेड़ पौधों को देख रहे हैं,
चिड़ियों को देख रहे हैं, घर देख रहे हैं, ज़मीन देख रहे हैं, खेती बाड़ी सब देख रहे हैं। कोई लड़ाई कर रहा है तो उसको भी देख रहे हैं, कोई किसकी मदद कर रहा है उसको भी देख रहे हैं, कोई क्या विकास कर रहा है, कोई कुछ बनवा रहा है उसको भी देख रहे हैं। तो ऐसे जो है मंत्री होते थे जो राज्य के सभी कार्यों को ये देखते थे। सभी कार्यों के में भाई विदेशी कार्य हो गया, पड़ोसी राज्यों के कार्य हो गए, ये अपने गुप्तचरों के माध्यम से हर क्षेत्रों पर विकास कार्य, सुरक्षात्मक कार्य, अन्य भी कार्य, क्या बोलते हैं, खेती बाड़ी यानी लगान कार्य, जो भी होता है ये सब पर नज़र रखते हैं। राज्य के विकास के लिए राजकोष भरा रहे, हर तरह से ये हर क्षेत्रों पर इनकी नज़र होती है। इसीलिए इनको कहा जाता है आँख। जैसे आँख जो है वातावरण में होने वाली हर घटनाओं को जो है देखती है, हर घटनाओं पे निगाह रहती है, चाहे अच्छी हो चाहे ख़राब हो, सब जो है वो देख लेती है। तो ऐसे जो है, और आँख ये भी देखती है कि हम किस स्तर के हैं, हमारे पास क्या होना चाहिए, क्या क्या विकास हमको करना चाहिए, ये भी देख रही है कहाँ हमको किन चीज़ों की ज़रूरत है। ठीक है, तो ऐसे विकास कार्यों में मंत्री जी सब देखते हैं, हर क्षेत्रों पे देखते हैं। तो ये कार्य होता है मंत्री का। कहाँ विकास कार्य, कहाँ पानी की प्रॉब्लम है, कहाँ जो है ट्यूबवेल चाहिए, कहाँ जो है किन चीज़ों की प्रॉब्लम है, कहाँ बिजली नहीं जा रही है, कहाँ जो है क्या प्रॉब्लम है, कहाँ तालाब चाहिए, कहाँ खेती में क्या प्रॉब्लम है, मतलब हर चीज़ों पर मंत्री की निगाह होती है। इसीलिए जो है प्रधानमंत्री जिस प्रकार राष्ट्र में एक होता है, वैसे ही राजा के पास मंत्री भी एक ही होता था, तो जिसे कहा जाता है राज्य की आँख। आज का कार्य मंत्रिपरिषद के माध्यम से करते हैं, पहले के मंत्री अपने कार्यसेवकों के माध्यम से या फिर गुप्तचरों के माध्यम से या फिर दूतों के माध्यम से हर संपूर्ण राज्य की जानकारी रखते थे, स्वयं रखते थे, फिर राजा को उसको देते थे। ठीक। तीसरा नंबर है जनपद। जनपद का मतलब होता है बच्चों जिला, लेकिन यहाँ पर जो जनपद का अर्थ होगा वो है राज्य का क्षेत्र। ठीक है, जनपद को कहा जाता है राज्य की जांघ। ठीक है, हमारी शरीर का जो पूरा भार होता है हमारी जांघ पे होता है, और जंघा को ज़्यादातर मजबूत होती है, होना चाहिए। तो राज्य का जो क्षेत्र विस्तार होता है, राज्य जितना बड़ा होगा, ठीक है, समझ लीजिए राज्य उतना ही मजबूत होगा, राज्य उतना ही मजबूत है, अर्थात हमारी जंघा जितनी मजबूत होगी, समझ लीजिए शरीर का भार जो है और भी बड़ी शरीर का उठा सकती है। अगर हमारे बल्कि एक दो लोगों को आप कंधे पर भी बैठा लीजिए तब भी आप उनका भार उठा सकते हैं, क्योंकि हमारे पैर मजबूत हैं, जंघाएँ मजबूत हैं। इनमें जनपद को क्या कहा है, राज्य की जांघ, जिसके जो है कहा जाए क्षेत्र विस्तार, राज्य को विस्तृत होना चाहिए। जितना बड़ा राज्य होगा उतना ही जो है समझ लीजिए राज्य मजबूत है। ठीक है, और वहाँ पर मजबूत राज्य बड़े से ही मतलब नहीं है, बड़ा हो पता लगा कंकरीली भूमि है, पथरीली भूमि है, ऊपर है, रेगिस्तान है, कुछ पैदा ही नहीं होगा तो उसका भी कोई मतलब नहीं है। अर्थात भूमि उपजाऊ होनी चाहिए, संसाधन युक्त होना चाहिए, वन है, लकड़ियाँ हैं, और भी राज्य के अंदर जो भी तत्व हैं संसाधन भी उसमें होने चाहिए। इसके अतिरिक्त राज्य की विस्तार के अनुरूप प्रजा एवं जनसंख्या भी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि राज्य बहुत बड़ा है, रहने वाला कोई नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। अर्थात जनपद या क्षेत्र विस्तार को इन्होंने कहा है राज्य की जांघ। जनपद का अर्थ होता है जिले, लेकिन यहाँ पर जो कहा गया है वो जनपद का मतलब होगा क्षेत्र। राज्य कितना बड़ा है, कितना क्षेत्र में विस्तृत, कितने क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, चलिए बच्चों, चौथा नंबर है दुर्ग। दुर्ग का मतलब होता है किला। इसे कहा जाता है राज्य की भुजाएं। जैसे व्यक्ति की भुजाएं इसकी रक्षा करती हैं। भुजाओं के दम पर ही सारा कार्य होता है जो कि शरीर के लिए होता है। राज्य के विस्तार के लिए जो किले का महत्व होता है, किला जो है जैसे किला जो है राज्य की सुरक्षा करता है, प्रजा की रक्षा करता है, प्रजा को अपने अंदर रखकर बाहरी आक्रमणों से रक्षा करता है। ठीक है, तो ऐसे जो है भुजाएं होती हैं, जो शत्रु अगर कोई आक्रमण करता है तो हम लोग अपनी रक्षा करते हैं, अगर शत्रु पे अटैक करना हुआ तो हम अपनी भुजाओं से आक्रमण भी करते हैं। और जो है
किसी भी प्रकार की रक्षा का जो दायित्व होता है, जो भुजाओं का होता है, वही इन्होंने कहा गया है दुर्ग। इसे कहा गया है राज्य की भुजाएं। एक प्रकार से राज्य की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी होती है किलों पर। ठीक है बच्चों, चलिए 5वें नंबर पर है कोफ। कोफ का मतलब क्या होता है? राजकोफ अर्थात राज्य का खजाना। इसे क्या कहा है कौटिल्य ने? राज्य का मुख। अब मुख देखिए, जैसे हम लोग बच्चों जितना अधिक खाएंगे, ये माना जा रहा है कि जितना अधिक हम लोग खाएंगे उतने ही मजबूत रहेंगे। जितने अच्छे अच्छे खाएंगे, ठीक है, जितने अच्छी चीज़ें खाएंगे उतना अधिक मजबूत रहेंगे। ज़्यादा मत खाइए, अच्छी चीज़ें खाइए, पौष्टिक चीज़ें खाइए। तो ऐसे में कहा है कि राज्य का मुख अर्थात राज्य का खजाना। अब खजाने में जो है, जैसे मुख भरा जाए तो चाहे दाल भात रोटी से भर दिया जाए, चाहे चावल अकेले भर दिया जाए, चाहे हम उसमें घी डालें, चाहे बढ़िया फल फूल खाएं, चाहे काजू बादाम पिस्ता मुनक्का क्या क्या खाएं हम लोग। तो कहने का मतलब जितनी अच्छी चीज़ें हम लोग खाएंगे, हमारा शरीर उतना अच्छा जो है, उतना मजबूत होगा, उतना अच्छा पुष्ट होगा। ऐसे जो है राज का कोफ जो है, अब चांदी से भरा है कि सोने से भरा है कि हीरे जवाहरातों से भरा है कि मणियों से भरा है, इसके ऊपर निर्भर करता है कि राजकोफ हमारा कितना मजबूत है। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण अंग है जो कि राज्य के विकास का संपूर्ण दायित्व इसी अंग पे निर्भर करता है। राज्य के विकास का संपूर्ण दायित्व राजकोफ पर ही निर्भर करता है, जो कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंग होता है। राज्य के विकास में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि पैसे से ही राज्य का संपूर्ण विकास हो सकता है। और राज्य की शक्ति का भी प्रमुख अंग होता है। जितना अधिक हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, जितना अधिक हमारा राजकोष भरा रहेगा, उतने अधिक हम शक्ति एकत्रित कर सकते हैं। चाहे जितनी सेना आप भर्ती कर लीजिए, क्योंकि सेनाओं की भर्ती पैसे के ही दम पर होती है, राजकोष के ही दम पर होगी। राजकोष जो है सदा धन से जितना भरा हो, समझ लीजिए उतना ही हमारा राज्य मजबूत है। ये राज्य का मुख है। मुख हमारा अगर भरा रहे, पेट हमारा भरा रहे, मुख से ही होकर पेट में जाएगा बच्चों। ठीक है, मुख अगर हमारा भरा रहे तो समझ लीजिए कि हम लोग मजबूत हैं। भूखे अगर हो गए तो फिर समझ लीजिए स्थिति गड़बड़ है। चलिए 6वां नंबर है दंड। इसे कहा जाता है राज्य का मस्तिष्क, राज्य का दिमाग। दंड की व्यवस्था जो होती है, ये बल या प्रयोग, बल या सेना होता है। सेना का प्रयोग राज्य का दिमाग कहा जाता है। दिमाग अर्थात राज्य की सुरक्षा जो होती है, चाहे आंतरिक शत्रुओं से हो, चाहे बाह्य शत्रुओं से हो, ये संपूर्ण व्यवस्था निश्चित होती है राज्य की रक्षा पर। राज्य अगर सुरक्षित है, सोच लीजिए बच्चों, राज्य सुरक्षित है तो राज्य का अस्तित्व है। अगर राज्य सुरक्षित नहीं तो राज्य का अस्तित्व समाप्त। और इसकी सुरक्षा हमको जो करना होता है, उसके लिए होता है मस्तिष्क, अर्थात हमारी शरीर अगर सुरक्षित है तो हमारा अस्तित्व है, नहीं सुरक्षित तो शरीर खत्म तो हम भी खत्म। तो ऐसे मस्तिष्क के द्वारा ही जिस प्रकार शरीर की सुरक्षा की जाए, ऐसे ही दंड व्यवस्था के द्वारा, जिसे बल या सेना कहा जाता है। क्योंकि सेनाएं किस काम आती हैं? या तो बाहर से कोई अटैक करे, उससे अपने आप को बचाइए, या अंदर से कहीं विद्रोह हो, अंदर के शत्रु हों, वो विद्रोह करें, दंगे करें, उससे आप रक्षा कीजिए। तो इसके लिए जो है दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। दंड का मतलब होता है सैन्य प्रयोग या सेना का प्रयोग। खास करके प्रजा की रक्षा के लिए कीजिए, आंतरिक एवं बाह्य शत्रुओं से राज्य की सुरक्षा कीजिए। ठीक है बच्चों। हाँ ब्रह्मा नहीं, 7वां नंबर है नहीं, क्यों गिराया तो नहीं। चलो बच्चों, 7वें नंबर पर है मित्र। मित्र को कहा जाता है राज्य का कान। कान, क्योंकि कान दूर की बात सुनता है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, कान जो है दूर की बातें, वहाँ कोई आवाज़ हो रही है सुन लेगा। तो ऐसे मित्र जो होंगे वे भी राजा के कान इसलिए कहे जाएंगे कि चूँकि मित्र जो है हमारे चारों तरफ के क्षेत्र में होंगे। हमारे घर में तो बैठा नहीं होगा, राज्य में होगा नहीं, उसका भी एक अलग राज्य होगा।
तो वहाँ पर अगर कोई घटनाएं होती हैं तो उसकी खबर जो है हम तक पहुँच आएगी, क्योंकि हमारा मित्र पहुँचाएगा कि हम सुरक्षित हैं कि नहीं हैं, कि कोई किसी ने आक्रमण कर दिया है हम पर, हमारे यहाँ दंगे हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं। क्योंकि किसी ने अगर मित्र पर आक्रमण किया है तो आज नहीं तो कल वो आप पर भी अटैक करेगा, क्योंकि वो भी जो है अपना राज्य विस्तार करने के लिए ही निकला है बच्चों। ठीक, इतना ध्यान दीजिएगा। और मित्र जो है युद्ध एवं शांतिकाल में भी राजा की सहायता करते हैं। और इतना ध्यान दीजिए कि मित्र लोभी एवं कायर नहीं होना चाहिए। लोभी होगा तो शत्रुओं से मिल जाएगा, आपके साथ गद्दारी कर सकता है। अगर कायर होगा तो डर कर भी वो अपने आप को जो है कहीं ना कहीं मुसीबत में आपको भी डालेगा और अपने आप को भी डालेगा। इसलिए कायर भी नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों। हाँ, मित्रता जो है दो प्रकार की हो सकती है, एक होती है अस्थाई, एक होती है अस्थाई। ऐसी मित्रता जो हमारे पहले से पूर्व काल से चली आ रही हो वो अस्थाई होती है, और ऐसी मित्रता जो अभी अभी हुई हो या फिर जिसको जो है हम अपने किसी शत्रु पर आक्रमण करने के लिए किसी को मित्र बनाया है या तो है अस्थाई। अर्थात एक होती है अस्थाई, एक होती है अस्थाई। एक मित्रता हमारी पहले से चली आने वाली, एक मित्रता हमारी होती है आवश्यकता पड़ने पर। ठीक है बच्चों, चलिए ये चैप्टर हमारा समाप्त हुआ। आप लोग पढ़िए आराम से और खुश रहिए। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे रथ सेना का पतन एवं घुड़सवार सेना का उत्थान, वो भी अगले चैप्टर में। ठीक है बच्चों, चलिए मस्त रहिए आप लोग।